जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं तकरीर को बाकायदा शुरू करने से पहले चंद एक चीज़ें ज़रूर यहाँ कहना मुनासिब समझती हूँ, जिसमें बिलखसूस क्योंकि आज इस पार्लियामान के एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी को हम महसूस कर रहे हैं और इसी फोरम पर हम उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर सकते हैं। जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है, यकीनन हुकूमत इस पर ना बात करती है ना वजाहत करती है, लेकिन बहैसियत ऑपोजिशन हम अपने साथी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये सिलसिला ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। साथ ही साथ मीर शकील रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक मीडिया से है, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उनकी साथ होने वाली ज़्यादती का भी मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौके पर उन तमाम फ्रंट लाइन फाइटर्स और हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करें जो आज कोविड-19 के इस चैलेंज का सामना फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कर रहे हैं। हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, वो स्टाफ जो दिन रात हॉस्पिटल्स की और मुख्तलिफ इदारों की सफाइयाँ करने में मसरूफ़ है, मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करती हूँ। इस मौके पर मैं उन तमाम खानदानों के साथ हमदर्दी और दुख का इजहार करती हूँ जिन्होंने इस कोरोना वायरस की वजह से अपने प्यारों को खोया है, और साथ ही साथ मैं दुआगो हूँ, बल्कि हम सब दुआगो हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इस खतरनाक वायरस का शिकार हैं वो जल्द सेहतयाब हों। सर, आपने बजट पर बात करने का मौका दिया है। यकीनन 2020-21 का ये बजट, इससे पहले भी बजट पर बात हुई है, कई बजट पर मुझे बात करने का मौका मिला है। और बजट क्या है, पहले भी बात हुई है। बजट बुनियादी तौर पर आमदनी और इखराजात का तखमीना होता है जो एक अरसे पर मुहित होता है। अब जब बजट आता है तो हुकूमत की तरजीहात भी सामने आती हैं, मुख्तलिफ किताबें हमें दी जाती हैं, बताया जाता है हुकूमत की क्या तरजीह है। इस हुकूमत का अगर जायजा लिया जाए तो इस हुकूमत ने इलेक्शन से कबल किए गए झूठे वादे, सुनहरी ख्वाब और खोखले दावों की वजह से लोगों को मायूस किया। आज पाकिस्तान की आवाम बहुत तकलीफ में है। बार बार माजी के औराक पलटने से इस हुकूमत की कारकर्दगी नहीं छुप सकती। बार बार ऑपोजिशन की तरफ उंगली उठाने से आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकती। मुझे भी दुख होता है इस पार्लियामेंट में खड़े होकर जब मैं बिलो द बेल्ट गुफ्तगू सुनती हूँ, और यकीन जाने मैंने तो एक आध मर्तबा हुकूमती बेंचेस पे फाइज मिनिस्टर्स से ये दरख्वास्त भी की है कि वो हुकूमत में होकर बड़ेपन का मुजाहरा करें। वो अगर मिनिस्टर हैं तमाम लोग तो अपनी जिम्मेदारी को अपनी निश्चित पे बैठ जाएं और आपस में बातचीत ना करेंगे। वो अगर मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया, वो अगर मिनिस्टर हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए, इखलाक के दामन को ना छोड़ते हुए ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब दें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव जवाब दें, मुस्बित जवाब दें और कह दें कि हम भी आपसे सीख रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
یہ میں نے بار بار کہا، اور آج میری بہن نے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جب انہوں نے بہت تکلیف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو مجھے وہ تمام لمحات یاد آئے جب میں نے بحیثیت رکن، اور جب ہم کہتے ہیں آنریبل ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس، تو ان الفاظ میں بہت وزن ہوتا ہے، ان الفاظ کے وزن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے میں بحیثیت اپوزیشن ہو سکتا ہے کبھی غصے کا اظہار کروں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی منسٹر اس غصے کا جواب اس سے ڈبل غصے میں دے؟ یہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اپوزیشن اس وقت بھی کی جب جنرل مشرف اس ملک پر فائز تھا، اور اس وقت بھی ہم نے کھل کے اپوزیشن کی ہے، ہم نے بعد میں بھی اپوزیشن کی ہے، پچھلے 5 برس بھی اپوزیشن کی ہے، اور جب بھی کوئی منسٹر حکومتی بینچز سے اٹھ کر بلو دا بیلٹ بات کرتا تھا تو ہم اس وقت بولتے تھے یہ بات، اور پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے تھے۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، پارلیمنٹری زبان کیا ہوتی ہے؟ میں یقیناً افسوس کرتی ہوں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تنقید ہو اگر بنتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اصلاح کے آپشنز یا کوئی تجاویز بھی دی جائیں۔ دیکھیں، اس حکومت نے صرف اس وقت کیا کیا ہے؟ پاکستانیوں کو رسوا کیا ہے۔ اس حکومت نے پچھلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی میری نظر میں کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ اس حکومت کی اگر آپ صرف وہ ویڈیوز چلا دیں جو پہلے دن سے آج تک ہیں، 2 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 2 برس میں منی بجٹس کو ملا کے 4 بجٹس بھی یہ حکومت دے چکی ہے۔ اگر آپ صرف ویڈیوز چلا دیں کہ انہوں نے پہلے دن کیا کہا، انہوں نے دوسرے دن کیا کہا، انہوں نے 4 ہفتے بعد کیا کہا، 9 ماہ بعد کیا کہا، سال بعد کیا کہا، میں نہیں سمجھتی کسی اپوزیشن کے رکن کو تقریر کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اور ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ روز چلتی ہیں، ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے کسی کو اس طرح ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ کر، ہمیں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نااہلی کے نتائج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، اور ہمیں یقیناً دکھ ہوتا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر صاحب، میں کیونکہ بجٹ پر بھی بات ہے، لیکن بجٹ پر بات یقیناً اس حکومت کی کارکردگی کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس حکومت نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، متعدد بار اس آئین کی وائلیشن کی ہے، اور اس آئین کی وائلیشن جب یہ حکومت کرتی ہے تو یہ حکومت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین نہیں۔ آپ اس کرسی پر فائز ہیں جہاں اس آئین کا بھی تحفظ ہوتا ہے، اس آئین کی روح سے بنائے گئے وہ تمام رولز جنہیں ہم فالو کرتے ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا چاہیے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سر، جب میں یہ کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کی میں چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی مثال ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل۔ نیشنل اکنامک کاؤنسل آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت عمل میں آتی ہے۔ آرٹیکل 156 کے تحت اس میں کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اب اس ذمہ داری پر میں تھوڑا آپ سے ٹائم چاہوں گی۔ ذمہ داری کیا ہے؟ The National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising the federal government and the provincial governments, formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plans, it shall, amongst other factors, ensure balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of policy set out in Chapter 2 of Part 2 of this Constitution. سر، ایک اسپرٹ ہوتا ہے آئینی اداروں کا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا پی ٹی آئی اس وقت جب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اور اس وقت کی حکومت کو آئینی تقاضوں پر بات کرتے ہوئے ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلاتی تھی، آج
इस हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत जो है, इसने पिछली हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कैसे तोड़ दिए? सर, तकाजे होते हैं कि मीटिंग्स कितनी मर्तबा बुलाई जाए। तो साल में 2 मर्तबा NEC की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। इस हुकूमत को 4 मर्तबा NEC की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, और ये हुकूमत अब तक 2 मर्तबा बुला सकी है। ये NEC की मीटिंग जो आखिरी हुई है, ये बड़ी हैरानकुन है, और वो इस तरह से कि क्योंकि ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, तो बजट से पहले इतना वक्त होना चाहिए कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, जब वो आती है, वो बैठती है, तो वफाक और सूबे आपस में मुल्क के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर बात करें, उनकी रोशनी पर प्लान, उनकी रोशनी में प्लान्स बनाएं। प्लान्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो, उसमें इक्विटी हो, ताकि हम तमाम जो एरियाज है पाकिस्तान के, उनको साथ लेकर चल सकें। अब अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बजट पेश करने से 2 रोज कबल बुलाई जाती है। प्लान तैयार कर दिए जाते हैं, सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए, सिर्फ पोस्ट ऑफिस की सर्विस लेने के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को बुलाया जाता है। मतलब ये तो एक बॉडी को, एक आईनी बॉडी को रिडंडेंट करने का एक्शन है, और नजर आता है। इकोनॉमिक सर्वे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के दूसरे दिन पेश होता है, मतलब एक दिन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बुलाई जाती है, दूसरे दिन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, और उसके अगले दिन बजट पेश होता है। आप ऑपोजिशन में हो या आप गवर्नमेंट में हो, आप दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या इस तरीके से आईनी इदारों को चलाया जाना चाहिए? कतई नजर इसके कि आप कहां हैं, क्योंकि आप सब बशमूल मेरे, हम इस आइन पर ओथ लेते हैं, इस आइन में मौजूद प्रोविजंस को फॉलो करने की कसम उठाते हैं। और जब इस आइन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो एज ए डेमोक्रेट हमें तकलीफ होती है, हम इजहार करते हैं। लेकिन ये इजहार अगर इसका जवाब वहां से मिले तो खुदारा हमारी इज्जतों पर हमले ना हो। अगर आपने बात करनी है तो आप कॉन्क्रीट बात करें, आप सब्सटेंस पे बात करें। Do not attack people personally just because they remind you of your constitutional responsibility. सर, आप 13 मिनट हो गए मोहतरमा, बड़ी मेहरबानी, आप मैं भी गिन रही हूँ सर, थैंक यू, मैं जल्दी कर रही हूँ। सर, दूसरी जिम्मेदारी नेशनल फाइनेंस कमीशन की। नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले भी इजलास में बात की थी कि जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का नोटिफिकेशन आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट करता है। हमारी नजर में वो इलीगल है। इसके हवाले से लोग अदालत भी जा चुके हैं, और इसके विथड्रॉल की मैंने दरख्वास्त की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सर। लेकिन क्योंकि मुख्तसर वक्त है, मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसकी कॉम्पोजिशन भी फॉल्टी है। इसके अंदर जो एंटिटीज हैं वो हैं सूबे और वफाक। जो दीगर इलाके डाले गए हैं, जिसमें आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, हम चाहते हैं कि उनके शेयर को बढ़ाया जाए, लेकिन उनका शेयर वफाक की जिम्मेदारी है। वो एंटिटीज नहीं है जो इस पर बैठकर काम करती हैं, लिहाजा उनकी इंडक्शन इज रॉन्ग इफ दे आर बीइंग इंडक्टेड एज अ प्रोविंस, और इस पर सेंसिटिव इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, जो इसमें मैंडेट से हटकर चीजें ऐड की गई हैं, मुझे वक्त दीजिएगा, 31(2) के तहत मैं ये जल्दी से पढ़ दूंगी। तो पहली चीज जो इसमें ऐड की गई, जो कि मैंडेट नहीं है एनएफसी का, वो है assessment and allocation of resources to meet expenditure made on security and national disasters calamities। ये डाला गया है इसमें, जबकि एनएफसी का जो काम है वो टैक्सेस को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने का है, और इससे ज्यादा नहीं है। सर, दूसरी चीज जो इसमें डाली गई है वो है assessment of total public debt and allocation of resources for its repayment। सर, अगेन एनएफसी का काम डिविजिबल पूल में इकट्ठे हुए टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द क्राइटेरिया डिसाइडेड। सर, 3, rationalization of subsidies given by the federal and provincial governments and their budgets and agreeing on a mechanism to finance them। अगेन ये एनएफसी का मैंडेट नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है,
जो resources जो आप देते हैं सूबों को, how can you decide in NFC how to spend that? वहाँ तो Provincial Finance Commission आती है according to the Constitution of Pakistan and Article 121. अगर आप खुद इसका decision करते हैं, again you are violating the Constitution of Pakistan and the right of a province to decide how to spend its resources. So चौथा जो है वो है exploring ways to reduce losses of state-owned enterprises and agreeing on mechanism for sharing these losses between the federal government and provincial government. अब ये है, मतलब आपके पास जो इदारे हैं, कौमी इदारे, आपसे चले ना, आप उन्हें फेल कर दें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी आप सूबों पे डाल दें और सूबों की आवाम भुगते. So this again is not a mandate of, please, Adi Mukhi Galani. That again is not the mandate of National Finance Commission, sir. These are salient features जिसकी बुनियाद पर मैं आज इस फ्लोर पर खड़े होकर फिर कहती हूँ कि please withdraw this faulty, illegal notification of 10th NFC award. सर उसके अलावा मेरे यहाँ पे एक फाजिल मेंबर जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की और इंटरेस्टिंगली मेरे पास कैबिनेट की वो मिनट्स मौजूद है जो फेडरल कैबिनेट ने उन हॉस्पिटल्स के बारे में डिसाइड किया था. उस डिसीजन के बाद उन्होंने 13 बिलियन का अमाउंट एलोकेट किया which we strongly believe is not the right way. सर मैं आपको वो मिनट का डिसीजन पढ़ के सुना बस आपको मुख्तसर कर दें इसलिए कि 16-17 मिनट हो गए मोहतरमा. मैंने और लोगों को भी देने, आपका पहले ही जो है वो पार्टी का 1 घंटा ज्यादा हो चुका है, एक्सेस हो चुका है. मैं और दूसरी मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 2 घंटे रहते हैं और उनके मेंबर्स अभी तक कम बोले हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो तकरीबन कोई 6 घंटे रहते हैं. थैंक यू जी. आप प्लीज 2 मिनट के अंदर मुख्तसर बात कंप्लीट करें. बता दूं फिर मैं रिकमेंडेशन पे चली जाऊंगी. The Cabinet considered the summary dated 17 June 2009 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided, this is the Cabinet government, please listen to this, whoever has still is confused about this, and decided in principle, quote unquote, to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. A report in this regard with full justification, including current financial constraints of the federal government, will be submitted by National Health Services Regulation Division before the Supreme Court in order to avoid any adverse order of the Honorable Court. ये है आपकी अपनी वफाकी कैबिनेट का डिसीजन. Contrary to this decision, you allocate funds for hospitals that you've given to the provinces, creating further confusion and doing something as usual against ethics and law. Sir, आप मुझे फिर टाइम कम दे रहे हैं. Let me quickly run through the figures of growth, sir. मुझे please 5 मिनट दे लें. I request once again. Sir, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे तारीखी काम किए हैं और तारीखी काम, क्योंकि आप मुझे जल्दी बात करें, इस हुकूमत के कुछ तारीखी काम है. तारीखी झूठ बोला, तारीखी कंफ्यूजन पैदा की, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी कर्जे और तारीख में पहली मर्तबा FBR की कलेक्शन. ये कभी भी नहीं हुआ. प्लीज लिसन टू दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. पहली मर्तबा FBR ने अपने ही एस्टिमेट जो पिछले बरस के हैं उससे कम कलेक्ट किया है. दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. ये भी तारीखी है. सर, लोड शेडिंग की इंतहा कर दी, पेट्रोल की किल्लत की इंतहा कर दी, चीनी की चोरी की इंतहा कर दी, आटा इतना महंगा है कि आज हुकूमती अराकीन, मैं अप्रिशिएट करती हूं कि सच बोला उन्होंने कि आटा इतना महंगा है. सर, ये मसाइल कोविड नहीं लाया, ये मसाइल इस हुकूमत की अपनी नाकामी है, अपने फेलियर है. कोविड एक चैलेंज है, आई एग्री, आई एम नॉट गोइंग टू डिसएग्री विद दैट बिकॉज वी आर वेरी वेरी इमोशनल एंड पैशनेट अबाउट दिस इशू ऑफ कोविड, बट यू हैव नेवर बीन सीरियस अबाउट दिस. सर, अब मैं सिर्फ इस हुकूमत के टारगेट्स पे बात करूंगी. सर, इस हुकूमत के ग्रोथ टारगेट, कलेक्शन तो इट्स सो पुअर. If I am to give you
very quickly, I'd actually written down here only somewhere, can't find that paper now. Yeah, here it is. Sir, 2013-14, ये मैं थोड़ी सी हुकूमतों के बता रही हूँ. 2013-14, if somebody wants to write this, please write, but do not personally attack me when you want to respond to this. Respond academically. Respond like a parliamentarian. I would appreciate that. 2013-14, sir, FBR की कलेक्शन में 13.65% इजाफा हुआ था. 2014-15 में 12.39% इजाफा हुआ था. अब इसमें हमारा भी दौर नहीं है, दूसरी हुकूमत भी है. ये मैंने तो पहले पीपल्स पार्टी से शुरू किया. 2015-16 में 17.33% इजाफा हुआ था. 2016-17 में 7.58% इजाफा हुआ था. 2017-18 में 12.38% इजाफा हुआ था. और सर 2018-19 में, would you like to know? Negative. It is negative 0.40%. ये है तारीख, ये है कारकर्दगी. और अगर आप कुछ कह दें तो आप हमारे खानदानों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली, देखिए सर, यहाँ कोई बेइज्जती कराने नहीं आता. वी ऑल कम फ्रॉम रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड. अपनी पगड़ियां और अपनी दाढ़ियां यहाँ पर आपको हमले करने के लिए नहीं लेकर आते. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जब बात करें, आपको रिएक्शन नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए होता रिएक्शन, तो प्लीज रिस्पॉन्ड विद ग्रेस एंड लिसन टू अस विद पेशेंस. बिकॉज जितना ग्रेशियस ऑपोजिशन हुई है, मैं कहती हूँ इस हुकूमत की खुशकिस्मती है कि उसे मैच्योर अपोजिशन मिली है. इस हुकूमत की खुशकिस्मती है कि इस अपोजिशन ने खुद कहा है कि वी वांट टू हेल्प यू. हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हो, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे और उनकी मिसाल नहीं मिलती जो उन्होंने काम करके दिखाए अपने दौरे हुकूमत में. जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो खुद यहाँ खड़े होकर आपको साल पहले लोकस्ट के लिए कहते रहे, लेकिन आपने सीरियस नहीं लिया. अब आप कहते हैं जैसे हमने कोविड से डील किया वैसे हम लोकस्ट से डील करेंगे. मैं कहती हूँ हम अपने कान पे हाथ रखते हैं, खुदारा ऐसे डील मत कीजिए लोकस्ट से. सर मुझे 5 मिनट बस जी, आपका टाइम पूरा हो गया. आपको मैंने 20 मिनट दिए हैं, सबको 10-10 मिनट दे रहा हूँ. आपका टाइम पार्टी का भी एक्सेस हो चुका है. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी. जनाब सरदार रियाज महमूद खान मजारी साहब, मरी साहब जी. आपको मैंने पहले भी दिया, फिर आपने टाइम लिया. आपके पास, आप दोबारा कभी आपको मौका मिला आप प्लीज बोलिएगा. आप 1 मिनट में वाइंड अप करें. चलें. 4 रिकमेंडेशन जल्दी से बता दूं, बिकॉज ग्रोथ रेट भी आप लोग अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके. आपने फिर ग्रोथ रेट जो है वो गलत बता दिया और फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा नेगेटिव में जाएंगे. ठीक है सब, मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं. रिकमेंडेशंस ये हैं सर, टारगेट्स should be realistic, please, क्योंकि जो आप टारगेट्स देते हैं उस पर बेस होता है आपका बजट. बिलखुसूस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना प्लान बनाती हैं. रिसोर्सेज के हवाले से सर, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हो चुकी हैं, खुदारा वो अब वफाक में बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक लग्जरी है और बहुत सारा पैसा इन मिनिस्ट्रीज पे खर्च हो रहा है जो वैसे ही डिवॉल्व हो चुकी हैं. तो इनको वाइंड अप करें, ये पैसा बचेगा. सर दूसरा, आप रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज करेंगे? आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, आप कैसे इंक्रीज करेंगे? आप जैसे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप उन लोगों को टैक्स करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अब कोविड की वजह से अपने और इखराजात नहीं कर रहे, लेकिन दे विल बी विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ सफरिंग इकोनॉमी of Pakistan. Suffering why? COVID, not primarily, but inefficiency and incompetence of the federal government. Sir, आगे locust पे, please locust पे और focus करें. You belong to a province जो hit हुआ है. I belong to a province जो hit हुआ है. और पाकिस्तान में जहां जहां locust अटैक करेगा पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा. सर इसके अलावा जो फंड्स हैं, हमारा मेन फोकस इस वक्त कोविड होना चाहिए, कोविड-19 होना चाहिए हमारा मेन फोकस. इसके अलावा सर जो पेट्रोलियम लेवी है
जो जिसको पेट्रोलियम लेवी कहा गया है, इधर इस किताब में लिखा है, ये लेवी नहीं है सर, इट्स अ टैक्स। इसको लेवी कंसिडर ना करें, इसको टैक्सेस में ले जाएं ताकि दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। और सर अगर आप मुझे ये अलाउ करें, हैरत की बात ये है कि लेवी इंक्रीज होती जा रही है, पेट्रोल का प्राइस कम होता है, लेवी पे इफेक्ट नहीं होता। सर प्लीज ये मैं फिनिश कर रही हूँ, देयर टू मोर। सर यहाँ पर लेवी जो है उसके मैं इंक्रीज ऐसे देख रही हूँ कि 216 मिलियन और अब रिवाइज में दिया है 260 मिलियन, और सर अब जो एस्टिमेट दिया है 450 मिलियन। तो दिस मीन्स कि आप लेवी पे जोर देके लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहे। सर दूसरा, सर हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स की कटौती पर हमें बहुत अफसोस है। उनके फंड्स काटे ना जाएं बल्कि बढ़ाए जाएं। तो इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप उस चेयर में हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इस हाउस के मुलाजमीन हैं सर, उनके ऑनरेरियम को प्लीज कंसिडर करें, इस वक्त वो बहुत मुश्किल हालत में है। इसके अलावा हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 0 इजाफा किया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 5 से 10% इजाफा किया है। और ज्यादा इजाफा अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज मैच व्हाट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज डन। सर मैं सीसीआई पे जोर, सीसीआई की बात नहीं हुई, लेकिन आप मुझे मैं सीसीआई पे कहूंगी कि प्लीज सीसीआई की मीटिंग्स कॉल कीजिए। सीसीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, एक फोरम है, और सर सीसीआई की रिक्वायरमेंट भी ये हुकूमत वायलेट कर रही है। इस हुकूमत को 9 मीटिंग्स अब तक बुलानी चाहिए थी, जबकि सिर्फ 3 बुलाई हैं। सर मैं सीसीआई का एक मैं आपको तारीखी बात बता दूं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जब सीसीआई कॉन्स्टिट्यूट हुई सर, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीसीआई वाज हेल्ड इन 1975। सर 3 दिन की मीटिंग थी सीसीआई की, 7th, 8th and 9th ऑफ अगस्त, 3 दिन की मीटिंग थी सीसीआई की। सर उसके बाद जो सेकंड मीटिंग थी वो 2 रोज की थी। ये भी आप तारीख बता रही हैं, आपने सजेशन दे दी, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब सरदार